हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज़ेनिथ एजुकेशन। क्या आप भी इस बात से परेशान हैं कि एग्जाम में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते हैं? क्या आप फुल स्कोर करते करते बस इसीलिए रह जाते हैं क्योंकि पूरा पेपर तो अच्छा हो जाता है, बस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन गलत होने की वजह से आपके मार्क्स काट लिए जाते हैं? क्या आप नहीं चाहते कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के कारण आपका बोर्ड का रिजल्ट भी खराब हो जाए? अगर आप ये सारी परेशानियां फील करते हैं, महसूस करते हैं और आप इन सब का सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। बच्चा, इस वीडियो के एंड तक आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपसे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे, आप उनको पूरा कंप्लीटली सही तरीके से सॉल्व कर लेंगे। वीडियो के एंड तक आपको मैं एक ऐसी फुल प्रूफ ट्रिक बताऊंगी जिसको सीखने के बाद, जिसको फॉलो करने के बाद आप 100 on 100 का स्कोर ले आएंगे। अगर आज तक आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की वजह से मार्क्स कट रहे थे और आप 100 में से 100 स्कोर नहीं कर पा रहे थे, तो अब आप वो चीज़ भी कर पाएंगे। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली हमारी सारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आपसे कुछ भी इंपॉर्टेंट मिस ना होने पाए। तो बच्चा, आज की इस वीडियो में आपको आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से जुड़ी है उनका हल तो मिलने ही वाला है, सॉल्यूशन तो मिलने ही वाला है। बट सॉल्यूशन के बारे में बात कर लेने से पहले मैं आपसे एक बारी ना उस प्रॉब्लम के बारे में बात कर लेना चाहती हूँ जो आपको आज तक रोक रही है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने से। बेटा, मेरा ऐसा मानना है कि हम किसी भी प्रॉब्लम को अपनी लाइफ से कंप्लीटली सॉल्व करके तभी बाहर निकाल फेंक पाते हैं जब हमें उस प्रॉब्लम का कंप्लीट नॉलेज होता है। तो आइए हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं प्रॉब्लम के बारे में। तो बच्चा, मुझे लगता है कि आप आज तक ना ये चीज़ कर रहे थे कि जो प्रिपरेशन होती है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की वो ही गलत कर रहे थे और यही आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप में से कई बच्चे क्या कर रहे होते हैं, किसी भी बुक में से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को रट लेते हैं। मान लीजिए केमिस्ट्री का चैप्टर 1 है, उसमें से ओनली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ही आने वाले हैं, तो आपने कोई भी बुक प्रेफर कर ली, चाहे वो कोई बुक हो सकती है, नवबोध के पीछे के ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, युगबोध के हो सकते हैं, गाइड परीक्षा बोध परीक्षा अध्ययन, कोई भी बुक आपने वो ले ली और आप उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को रटना शुरू कर देते हैं। और रट्टाफिकेशन ही हमारी एजुकेशन लाइफ का ऐसा सबसे बड़ा हर्डल होता है जो हमें अपने एकेडमिक्स में कामयाब होने से रोकता है और वही चीज़ आपको भी कामयाबी से रोक रही थी। दीदी, ऐसा कैसे? तो बच्चा, ऐसा ऐसे होता है, देखिए, जब हम किसी भी चीज़ को रटते हैं ना तो हम क्या करते हैं, उसको ज्यों का त्यों मेमोराइज कर लेते हैं, लर्न कर लेते हैं। और रट्टाफिकेशन में हमारे ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट जो होता है वो ज़ीरो होता है। मतलब हम जब किसी भी चीज़ को रट रहे हैं बिना अंडरस्टैंड किए, बिना समझे, तो ब्रेन उसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर देता है और हम उसे जैसा कि तैसा याद करते हैं और एग्जाम में वैसा ही आता है तो ही हम उसे सॉल्व कर पाते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाते हैं। देखिए, मान लीजिए आप चैप्टर 1 का कोई भी सॉलिड स्टेट का कोई भी MCQ लर्न कर रहे हैं। MCQ आप सभी को पता होगा, एक क्वेश्चन होता है जिसके 4 चॉइसेस होते हैं जिसमें से एक सही होता है और हमें वो सही वाला पिक करना होता है। तो अगर आपने कोई भी क्वेश्चन MCQ फॉर्म में लर्न किया, उसको रटा बिना समझे, ठीक है, तो क्या होता है कि दिमाग में वो ऐसा कि ऐसे ही फिट हो जाता है और जब आप उसे दिमाग से बाहर निकालना चाहते हैं तो वो आता भी ऐसा कि ऐसा है। मतलब अगर सेम क्वेश्चन आपसे 1 वर्ड आंसर या 1 सेंटेंस आंसर के फॉर्म में पूछ लिया जाएगा तो आप उसे नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपने उसे एज एन MCQ लर्न किया था और ब्रेन ने इन्वॉल्वमेंट दिया ही नहीं कि वो कन्वर्ट कर ले MCQ को 1 वर्ड आंसर के अंदर और आपको आंसर बता दे। तो ये सबसे बड़ी गलती आप आज तक कर रहे थे। अब आप पूछेंगे दीदी फिर इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या है? तो बिल्कुल घबराइए मत, रोतावले भी नहीं हुई, हम सारे सॉल्यूशन के बारे में आज बात करेंगे। सॉल्यूशन के तौर पे मैं आपको कुछ ऐसी मेथड्स बताऊंगी जिन मेथड्स को अगर आप फॉलो करके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लर्न करते हैं या उनकी प्रिपरेशन करते हैं तो आपके कभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। जितना आपने प्रिपेयर किया होगा उतने में से आ गया तो 100% आप सॉल्व कर ही लेंगे। ठीक है, तो बिना डिले किए हम फटाफट से सारी मेथड्स को 1 by 1 डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारी मेथड नंबर 1 जो है वो ये कहती है कि भाई हैव प्रोफाउंड नॉलेज ऑफ ईच टॉपिक। ठीक है,
ये वाली मेथड ये कह रही है कि जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, जो भी टॉपिक आपके सिलेबस में है, उसका गहरा नॉलेज लीजिए, उसे गहराई से पढ़िए। ऐसा पढ़िए कि आपको उसके बारे में छोटी से लेकर बड़ी हर बात तक पता हो और वो याद भी हो। अब इसका क्या मतलब है, देखिए हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको बहुत अच्छे से इस वाली मेथड के बारे में समझ में आ जाएगा। और एक बात मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो मेथड है ना, बेस्ट मेथड है। आगे आने वाली सारी मेथड जो मैं बताऊंगी उसमें से बेस्ट मेथड है। इस मेथड से प्रिपेयर की हुई कोई भी चीज आपको कभी भी निराश नहीं करती है। चलिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। बच्चा देखिए, आपके स्क्रीन पर अभी इस वक्त एक पैराग्राफ शो हो रहा है। पैराग्राफ इंग्लिश में है, मैं उसको आपको हिंदी में बता देती हूँ। कुछ ऐसा कह रहा है पैराग्राफ कि रेडियो एक्टिविटी एक ऐसा फिनोमेनॉन है जो एटम के न्यूक्लियस के द्वारा शो किया जाता है ड्यू टू इनस्टेबिलिटी। मतलब अगर न्यूक्लियस या एटम इनस्टेबल है तो वो न्यूक्लियस फिर रेडियो एक्टिविटी को शो करेगा। ये जो कॉन्सेप्ट 1896 में हेनरी बैकरेल ने डिस्कवर किया था। तो जो ये रेडियो एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट है बच्चा, ये कहता है कि कोई एटम हमारे पास अनस्टेबल है तो भाई उसका जो न्यूक्लियस होगा वो कंटिन्यूअसली अपने अंदर से रेडिएशन एमिट करता रहेगा। और रेडिएशन एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, मतलब वो अपने अंदर से कंटिन्यूअसली एनर्जी एमिट कर रहा है, एनर्जी को लूज कर रहा है, खत्म कर रहा है। ठीक है। और रेडियो एक्टिविटी से जुड़ी एक और इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसमें रेडियो एक्टिव डिके होता है। अभी क्या होता है रेडियो एक्टिव डिके? तो बच्चा ऐसा होता है कि मान लीजिए हमने एक एग्जाम्पल ले लिया कि यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और हमने एक बर्तन में उसको लेकर रखा है और हमने बर्तन खुला ऐसे ही कहीं प्लेस कर दिया और हम उसे 1-2 दिन बाद वापस से देखने आए। जब हमने यूरेनियम लिया था स्टार्टिंग में तो 50 ग्राम था, लेकिन जब हम 2 दिन बाद वापस उसे चेक करने आए तो उसका जो वजन था वो सिर्फ 10 ग्राम ही रह गया। मतलब क्या हुआ इन 2 दिनों के बीच में? भाई हुआ ये कि यूरेनियम को हमने खुला छोड़ दिया और वो रेडिएशन एमिट कर रहा था कंटिन्यूअसली 2 दिन तक, और उस रेडिएशन के साथ साथ उसका मास भी एमिट हो रहा था, कम हो रहा था, क्योंकि आइंस्टाइन के मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशनशिप का यही कहना है कि मास और एनर्जी एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। और इसीलिए 2 दिन बाद वो 50 ग्राम से सिर्फ 10 ग्राम रह गया। तो इसी कमी जो आती है, मास के अंदर जो कमी आ जाती है, उसी चीज को हम रेडियो एक्टिव डिके कहते हैं। तो रेडियो एक्टिव डिके जो होता है वो अल्फा, बीटा और गामा 3 टाइप का होता है। ठीक है, अल्फा डिके, बीटा डिके और गामा डिके। तो बच्चा आई नो वीडियो बहुत लंबी हो रही है, बट आई गारंटी कि अगर आप ये वीडियो एंड तक देख लेते हैं तो आपकी प्रॉब्लम एक्चुअल में सॉल्व हो जाएगी, जिसका सॉल्यूशन आज तक आपको यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताया होगा। तो बच्चा जैसे कि आपने ये पैराग्राफ अच्छे से देख लिया, अब मैं इससे रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी जो आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे, और देखिएगा कैसे चुटकियों में आप उन क्वेश्चन के आंसर बता देते हैं, वो भी बिल्कुल करेक्ट। बस थोड़ी देर वीडियो को पॉज करके जो पैराग्राफ मैंने लिखा है रेडियो एक्टिविटी के बारे में उसको देख लीजिए, 2 मिनट का टाइम दीजिए, देख लीजिए, और आपको आंसर बिना इस पैराग्राफ को देखे बोलने हैं, मतलब आंसर बिना देखे बताने हैं। ठीक है, यही कोशिश करनी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। स्क्रीन पे आपकी दिखाई दे रहा है, रेडियो एक्टिविटी इज रिलेटेड टू। ऑप्शन नंबर 1 इज मास, ऑप्शन नंबर 2 एनर्जी, 3 ऑप्शन है हमारा चार्ज, और लास्ट ऑप्शन है हमारा नन ऑफ दीज। आपने आंसर बता दिया होगा, आई होप। मैं बता देती हूँ, इसका आंसर है एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है ब्लैंक इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। जी हाँ, ब्लैंक इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। आई होप आप सबने आंसर मुझसे पहले ही बता दिया होगा कि ब्लैंक में क्या भरना है आपको, भाई यूरेनियम भरना है। क्वेश्चन नंबर 3, हु डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिविटी। इसका तो आंसर आप ये यूं ही बता देंगे, हेनरी बैकरेल ने डिस्कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज रेडियो एक्टिव डिके। जी हाँ, रेडियो एक्टिव डिके क्या होता है भाई? जो मास कम हो जाता है रेडियो एक्टिविटी की वजह से किसी भी एलिमेंट का, उसी को हम रेडियो एक्टिव डिके कहते हैं। करेक्ट। लास्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि रेडियो एक्टिविटी इज शोन बाय इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम, स्टेट ट्रू और फॉल्स। ऑब्वियसली इसका आंसर फॉल्स है, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लियस शो करता है, इलेक्ट्रॉन नहीं। आप में से सभी बच्चों ने, मुझे इतना भरोसा है कि सारे आंसर सही दिए होंगे। और बच्चा ये आंसर्स आपने सही इसीलिए दिए क्योंकि जो मैंने आपको पैराग्राफ दिया था उसको आपने समझा, उसको एक कहानी के तौर पे समझा, उसे 2 मिनट लेकर लर्न भी किया और उसके बाद आपने सारे आंसर दिए। तो बस मेथड नंबर 1 यही तो कहती है कि जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं ना उसका प्रोफाउंड नॉलेज गेन कीजिए, मतलब गहराई से उसे पढ़िए, फिर उसको
मेमोराइज भी कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, उस पर कोई भी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, 1 वर्ड आंसर, मैच द पेयर, कुछ भी पूछ लिया जाए आप सब कुछ सॉल्व कर लेंगे। इवन लॉन्ग आंसर भी आ जाता है तो आप सॉल्व कर लेंगे। तो ये मेथड आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में मदद नहीं करेगी, ये मेथड आपको आपकी क्लास का टॉपर बना के छोड़ेगी। भाई इतना दम इस मेथड में। बट बच्चा ये मेथड अगर आप अभी अभी नई क्लास में एंटर हुए हैं तो ही यूज कर सकते हैं। ये लॉन्ग टर्म वाली मेथड है, मतलब ये मेथड टाइम लेती है। अगर सेम मेथड आप 2 दिन में चाहेंगे तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि अभी जो आप ये कर पाए वो इसलिए कर पाए क्योंकि मैंने छोटा सा पैराग्राफ दिया था और आपको टाइम भी छोटा ही 2 मिनट का दिया था, तो आप उसको इजीली कर पाए क्योंकि टास्क कम था। लेकिन अगर आप इतने कम टाइम में 2-4 पन्ने याद करने चाहेंगे, पेजेस याद करने चाहेंगे, तो वो नहीं हो पाएगा। तो अगर आपने एग्जाम के 1 हफ्ते पहले या 1 महीने पहले पढ़ाई शुरू की है तो आपके लिए मेथड नहीं बनी। ये मेथड उन बच्चों के लिए जो फ्रेशर्स है अपनी क्लास में, जो अभी अभी अपना 10th 11th या 12th शुरू कर रहे हैं। तो बच्चा आप ना आज से ये मेथड से पढ़ना शुरू कर दीजिए। इस मेथड से पढ़ने के बाद ना सिर्फ आपकी ऑब्जेक्टिव वाली प्रॉब्लम सॉल्व होगी, आप अपनी क्लास के महारथी बन जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। बस आपको पढ़ाई रोज करनी है, रोज छोटे छोटे पोर्शन में पढ़ाई करनी है, मेथड तभी एप्लीकेबल होगी। अगर अभी एक साथ बहुत सारा लर्न करने बैठते हैं इस मेथड का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमारे ब्रेन की भी कैपेसिटी होती है, उतनी कैपेसिटी तक ही वो रोज लर्न कर पाता है। तब आप सोच रहे होंगे दीदी हम बच्चों के लिए आप ऑब्जेक्टिव का प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले थे जिनके एग्जाम अभी अगले महीने होने हैं जून में, ये तो आप किसके लिए लेकर आ गए। तो बच्चा ये वीडियो मैंने ना ओवरऑल बनाई है, आप किस क्लास में है, कब आपके एग्जाम में मैटर नहीं करता, सभी को इसके अंदर अपना अपना सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो आप लोगों के लिए भी वीडियो में सॉल्यूशन, जैसे मैं मेथड नंबर 2 में बताने वाली हूँ, किन लोगों के लिए सॉल्यूशन बच्चा जिनके एग्जाम अगले मंथ जून में है। तो बच्चा सॉल्यूशन कुछ ऐसा है कि कह रहा है सॉल्यूशन, लर्न ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम परीक्षा बोर्ड। ठीक है, अभी आप कहोगे दीदी अभी तो आपने कहा था नहीं रटना है परीक्षा बोर्ड में से, आप कह रहे हो करना है। नहीं बच्चा, मैंने कहा था रट्टाफिकेशन नहीं करना है परीक्षा बोर्ड या किसी भी बुक में से, लेकिन अगर आप उसको एक स्टोरी की तरह फॉर्म करके फिर लर्न करते हैं और साथ में समझ के लर्न करते हैं तो भी आपसे सारे ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने कोई भी चैप्टर उठाया जिसके ऑब्जेक्टिव आपको लर्न करने हैं, अब आप उसको MCQ की फॉर्म में नहीं लर्न कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में नहीं लर्न कीजिए, सभी ऑब्जेक्टिव से एक स्टोरी बना लीजिए और उस स्टोरी को लर्न कीजिए। अगर आपने उसको एज अ स्टोरी लर्न किया तो एग्जाम में वो किस फॉर्म में पूछ लेते हैं इससे फर्क ही नहीं पड़ेगा, आपको पूरी स्टोरी पता है तो आप हर एक आंसर दे पाएंगे। लेकिन अगर आपने एक फॉर्म में बांध लिया कि भाई मैंने तो ट्रू और फॉल्स में लर्न किया था तो अब आंसर इसी में दूंगा क्योंकि मैंने तो रट्टा मारा था, तो ऐसा नहीं करना है। आप किसी भी फॉर्म में खुद को मत बांधिए, आप उसको एक स्टोरी बना लीजिए और फिर स्टोरी के फॉर्म में उसे लर्न कीजिए। और देखिए आप किसी एक चैप्टर के साथ ऐसा करके देखिए कि स्टोरी के फॉर्म में आपने सारे ऑब्जेक्टिव लर्न कर लिए, फिर किसी भी छोटे बड़े भाई से बोल दीजिए भाई एक टेस्ट पेपर बना दे जिसमें सारे ऑब्जेक्टिव दे दे, तो आप देखिएगा सॉल्व करके आपसे सारे सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको ये मेथड भी नहीं पसंद आई तो आपके लिए अल्टीमेट मेथड आने वाली है, मेथड नंबर 3, जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो में सबसे पहले बताया था। हमारी जो फुल प्रूफ टेक्निक है वो मेथड नंबर 3 है, जो स्पेशल है, मेरी स्पेशल मेथड, ये मैंने इन्वेंट की थी अपने कोचिंग के बच्चों को। मैं सालों से इसी मेथड से ऑब्जेक्टिव लर्न करा रही हूँ और उनके ऑब्जेक्टिव हमेशा सही जाते हैं। तो उस मेथड को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इस मेथड में आपको थोड़ा ज़्यादा एफर्ट देना पड़ेगा, लेकिन ये फुल प्रूफ मेथड है। तो बच्चा स्टार्ट करते हैं हम डिस्कशन करना मेथड नंबर 3 के बारे में। तो बच्चों ये जो थर्ड मेथड है उसका नाम मैंने रखा है द अल्टीमेट मेथड। नाम रखने का रीज़न सीधा सा है कि ज़्यादातर बच्चों को यही मेथड पसंद आती है, जो मैंने आपको तीनों मेथड बताई है ना, सभी को यही मेथड पसंद आती है। क्यों? क्योंकि 2 रीज़न है इसके। पहला रीज़न तो ये है कि शॉर्टकट मेथड है और आप सभी लोगों को शॉर्टकट से बड़ा प्यार है, जो कि नहीं होना चाहिए क्योंकि हार्डवर्क की अपनी वैल्यू होती है। और दूसरा रीज़न ये है कि इस मेथड को आप साल भर ना भी फॉलो करें और एग्जाम के 3 दिन पहले इस मेथड को अप्लाई करके आप अपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो भी ये मेथड आपको सक्सेस तक लेके चली जाएगी। बट इस मेथड में एक पॉइंट और आप देख लीजिए कि इसकी 100% गारंटी नहीं है। 100% गारंटी मतलब कि अगर 20 आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आने हैं एग्जाम में तो 20 में से 20 सही आप कर लेंगे, इस बात की गारंटी नहीं है। 20 में से 18 से 19 आपके सही हो जाएंगे। और अगर आपको 100% गारंटी वाली मेथड चूज करनी है तो वो डेफिनेटली मेथड नंबर 1 होने वाली है। लेकिन अभी आपके पास टाइम की कमी है तो आप मेथड नंबर 1 तो फॉलो नहीं कर सकते, लेकिन उस
उस मेथड को आप अपने कॉलेज लाइफ में अप्लाई करके वहाँ टॉपर ज़रूर बन सकते हैं। तो 100% वो मेथड आपको लाइफ में कहीं ना कहीं बेनिफिशियल तो लगेगी ही। और अभी मौके की नज़ाकत को देखते हुए आप मेथड नंबर 3 अप्लाई कीजिए, क्योंकि आपके नेक्स्ट मंथ जून में ही एग्ज़ाम है। तो आप इस मेथड से अगर आगे बढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस प्रिपेयर करते हैं, तो बहुत आसानी से आप सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस अपने एग्जाम में अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो मेथड कुछ ऐसी है बच्चा कि आपको करना यह है कि जब भी आप कोई चैप्टर प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जाम के लिए, तो उस चैप्टर में जो भी आपको इंपॉर्टेंट बातें लगती हैं वो अलग से किसी नोटबुक में 1 लाइन के सेंटेंस के तौर पर, जिन्हें हम 1 लाइनर बोलते हैं, उसके तौर पर लिख लीजिए। ठीक है, जैसे अभी आपको स्क्रीन पर 3 सेंटेंस दिखाई दे रहे हैं। मिल्क एन एग्जाम्पल ऑफ इमल्शन, gold sol is a lyophobic colloid and third sentence is adsorption is an exothermic process। ठीक है, ये मान लीजिए मैंने कोई चैप्टर पढ़ रही थी और उस चैप्टर में से मैंने ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट निकाल लिए। ऑब्वियसली ओनली 3 तो नहीं होंगे, बट मुझे वीडियो में आपको 3 बताने हैं, आप बहुत सारे पॉइंट्स निकाल सकते हैं। अब आपको करना क्या है, आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए यही पॉइंट पढ़ने हैं। अब आप कहेंगे कि भाई दीदी ये तो वही बात होगी कि मेहनत हमें ही करनी है, हम ही सारे चैप्टर में से पॉइंट्स निकालने, और हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। तो बच्चा प्लीज शांत हो जाइए, आपकी दीदी किस लिए बैठी है यहाँ पर। आपको एक बोनस सरप्राइज मिलने वाला है इस वीडियो में। वो ये है कि अगर आप मेथड नंबर 3 अप्लाई करने वाले हैं तो उसके जो ये 1 लाइनर पॉइंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो आपको नहीं निकालने हैं। आप अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए, वो पॉइंट्स मैं आपको निकाल कर दूंगी। चैप्टर वाइज पीडीएफ दूंगी आपको, बस वो पीडीएफ लर्न कर लेनी है। शर्त ये है कि आपको वो पीडीएफ लर्न कर लेनी है। फिर देखिएगा कि एग्जाम में आपके कैसे नहीं आते हैं ऑब्जेक्टिव के आंसर सही, कैसे आपके मार्क्स कट जाते हैं। ऐसा होगा ही नहीं। और इसके लिए अगर आप चाहें तो हम एक टेस्ट भी शुरू कर देंगे। एक बारी मैं सारे ऑब्जेक्टिव आपको दे दूं, उसके बाद हम टेस्ट शुरू कर लेंगे जिसमें आप खुद ही स्कोर करके देखिएगा कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कहाँ 20 में से 2-3 सही हो पाते थे, लेकिन अब 20 में से 18-19 आप सही कर रहे हैं। तो हो गई ना ये आपके लिए बोनस गिफ्ट वाली बात। आप समझ लीजिए ईद का बोनस गिफ्ट मिल गया है आपको। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए हर एक चैप्टर का ऐसे इंपॉर्टेंट 1 लाइनर का पीडीएफ बनाकर दूं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। बच्चा इन 1 लाइनर का क्या इंपॉर्टेंस है ये मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, अब ये जो पहला सेंटेंस है, मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ इमल्शन, अब इसे एग्जामिनर आपको किसी भी फॉर्म में पूछ ले, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा बट किसी भी फॉर्म में पूछ ले, एमसीक्यू में पूछ ले तो भी आप कर लेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ ले तो भी कर लेंगे, स्ट्रेट ट्रू एंड फॉल्स में पूछ ले तो भी कर लेंगे, क्योंकि आपने इसको एज एन फैक्ट याद किया है। आपने बांधा नहीं इसको याद करते टाइम कि भैया हम एमसीक्यू फॉर्म में लर्न कर रहे हैं या हम फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में लर्न कर रहे हैं। आपने इसे फैक्ट की तरह लर्न किया है, और यही टेक्निक सबसे बेस्ट टेक्निक है मेरे हिसाब से। कम टाइम अगर आपके पास बचा है तो आप इसे ही यूज कीजिए, और आई प्रॉमिस कि मैं आपको सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट 1 लाइनर प्रोवाइड करूंगी। मैं अपने कोचिंग के बच्चों को भी करती हूँ, उनसे पैसे लेकर करती हूँ, आपको मैं फ्री में करूंगी। तो फ्री की चीज़ों की वैसे तो बहुत कम वैल्यू करते हैं लोग, बट आप कर लीजिएगा, क्योंकि ये फ्री की चीज़ आपको एग्जाम में फ्री के मार्क्स दिलाएगी, जिसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होगी। आपको यूट्यूब पर आज तक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं मिला होगा, कोई आपको इतना एफर्ट्स नहीं डालकर देगा जितना मैं दे रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप उसका फ़ायदा उठाएं और अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर करें। बच्चा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा। जितना ये वीडियो फैलेगी मुझे उतना जोश आएगा कि आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूँ इंपॉर्टेंट 1 लाइनर की। अगर आपको पसंद नहीं आई तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, और पसंद आई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए कितनी पसंद आई है। और आपने ये वीडियो अगर पूरी देखी है ना, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अपनी लाइफ की एक प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है। अगर आप अभी 10th में है तो आप 11th 12th में बिल्कुल इसी तरह से पढ़ाई करेंगे, आपके ऑब्जेक्टिव के मार्क्स कहीं नहीं कटने हैं। और अगर आप 12th में हैं तो 12th तो आपकी सेट हो ही गई, रिजल्ट एकदम झकास आने वाला है। तो बच्चा, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिस वीडियो में मैं आपके लिए इसी तरह के 1 लाइनर की पीडीएफ लेकर आऊंगी। और तब तक के लिए आप पढ़ते रहिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।